हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन यानी घर्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला प्रश्न है, फ्रिक्शन इज अ, घर्षण एक है। ठीक है, आपको बताना है कि घर्षण क्या होता है। पहला है आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, घर्षण के बारे में बोला गया है। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट बल की बात करें यानी ऐसे बल, ठीक है, नॉन असंपर्क बल ऐसे बल होते हैं जो तब लगता है जब वस्तुएं आपस में संपर्क में या कांटेक्ट में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की, चुंबकीय बल की, तो आप ये जानते हैं कि चुंबकीय बल लगाने के लिए वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता, यानी वह बल जो बगैर संपर्क में आए लगता है उसे हम नॉन कांटेक्ट या असंपर्क बल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो यह वह बल होता है जो तब लगता है जब वस्तुएं आपस में कांटेक्ट यानी संपर्क में होती है। ठीक, यानी इस केस में आपके पास दोनों वस्तुओं के बीच में किसी न किसी प्रकार का संपर्क होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, तो वह बल जो चुंबक के कारण लगता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो फोर्स होता है ये चार्ज या आवेश के कारण होता है, यानी जब भी हम किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और इसके कारण जो बल लगता है इसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण क्या है। जीजीआईसी रानीखेत, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फ्रिक्शन यानी घर्षण है। पहला है असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स, तीसरा है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है। मैम बी वाला संपर्क बल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सब, आपका नाम क्या है। मैम अंकिता सांगा। ठीक है, तो सब बच्चे अंकिता के लिए क्लैपिंग बजाएंगे, तालियां बजाएंगे सब। वेरी गुड बेटा। तो आपका जो घर्षण होता है वो संपर्क बल है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए अंकिता। तो जब भी हम संपर्क बल की बात करते हैं तो संपर्क बल कब लगता है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रिक्शन कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट या जो वस्तु है वो रिलेटिव मोशन में होती है, सापेक्षिक गति में होती है, तब संपर्क बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रिलेटिव मोशन में या सापेक्षिक गति में वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लगता है। यानी कि जब भी हम घर्षण की बात करते हैं तो घर्षण बल कब लगता है, जब वस्तुएं आपस में संपर्क में होती है, इसीलिए ये एक संपर्क बल है यानी कांटेक्ट फोर्स है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण पैदा करता है। आपको ये बताना है कि जो आपको निम्नलिखित
जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सबसे कम घर्षण कौन पैदा करता है या किसके द्वारा उत्पन्न। पहला है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग घर्षण या फिर सर्पी घर्षण। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग घर्षण या लोटनी घर्षण। तीसरा है कंपोजिट फ्रिक्शन, समग्र घर्षण। चौथा है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम घर्षण कौन सा होता है, ठीक है। जीजीआईसी रानीखेत। तो यहाँ पे बात की गई है लीस्ट फ्रिक्शन की यानी सबसे कम घर्षण। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया गया है यानी सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण कब लगता है, जब वस्तुएं आपस में मोशन में होती है या गति में, ठीक है। तो ये कैसी है, आपस में गति में है, इनके बीच में सापेक्षिक गति हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपका सर्पी घर्षण। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु कहीं पे चल रही है, गति कर रही है, मूव कर रही है, तो ये घर्षण लगा, ये आपका सर्पी घर्षण। अब इसकी गति को, इस वस्तु की गति को या इसके मोशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना, ताकि ये जो वस्तु है वो मूव करती रहे, गति करती रहे। तो जब हम इस पे जो फोर्स लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि इसकी जो मोशन है वो मेंटेन है, ठीक है। और वो कितना होता है, वो सर्पी घर्षण या फिर जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको पार पाने के लिए, ठीक है। तो हम इसको जब हम धक्का देते हैं तो ये मूव कर जाता। अब अगर हम बात करें रोलिंग घर्षण की या लोटने घर्षण की, तो ये कब लगता है, जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, रोल करती है, जैसे कि पहिया रोल करता है, रोल करके चलता है, तो इसकी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम लोटने घर्षण कहते हैं। अब इसमें हमें फोर्स लगाना है, बल लगाना है, ताकि ये इसका जो मोशन है वो मेंटेन रहे, ये चलता रहे और इस फ्रिक्शन को या इस जो ये घर्षण है इसे पार पाया जाए, ठीक है। अगला है आपका स्टैटिक घर्षण या जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक घर्षण है। तो ये कब लगता है, जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, कहीं रुकी हुई होती है, तो इसको अगर हमें मूव कराना है तो हम जो है बल लगाते हैं और ये एक जगह स्थिर है, किसके कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण के कारण, जो कि इसको एक जगह स्थिर रखे। अब आप इन तीनों केसेस में आप ये जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसी वस्तु की जो एक जगह स्थिर है, उसको मूव करने के लिए, उसको गतिमान करने के लिए हमें काफी बल लगाना पड़ता है, ताकि वो आराम से आगे स्लाइड हो जाए। वहीं जब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या लोटने घर्षण की, तो आपने देखा होगा कि ऐसी वस्तुएं जिनपे पहिए लगे होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी आसानी होती है। और पहिए लोटने घर्षण, उनपे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, लोटने घर्षण लगता है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई वस्तु रोल कर रही है तो उसपे जो है फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, जिस कारण इस केस में बल कम लगाना पड़ता है ताकि इस घर्षण को पार पाया जाए, ठीक है। अब अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण में जो है बल हमें इतना लगाना होता है ताकि इसका मोशन या गति मेंटेन हो सके, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन में हमें सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे पार पाना है इसलिए ज्यादा बल लगता है। इसी तरीके से अगर हम लोटनी घर्षण या फिर ऐसी बॉडी जो कि रोल कर रही है, ठीक है, गोल गोल घूम रही है, इसमें हमें कम बल लगाना पड़ता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है या लोटनी घर्षण होता है, ये सबसे कम होता है, क्योंकि इसको पार पाने के लिए हमें जो है
ज्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती, कम बल की आवश्यकता होती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन यानी लौटने घर्षण। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रिक्शन ऑलवेज, घर्षण हमेशा। पहला है ऑपोजिट द मोशन। ठीक है, जो मोशन है, गति है, गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। दूसरा है हेल्प्स द मोशन, गति में मदद करता है। बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन होता है या घर्षण होता है वो हमेशा क्या करता है? क्या वो गति के विरुद्ध कार्य करता है? क्या वो गति में हेल्प करता है, या दोनों, या कोई भी? तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि फ्रिक्शन क्या करता है। तो आप ये जानते हैं कि फ्रिक्शन या घर्षण कब लगता है? जब भी कोई बॉडी, कोई भी वस्तु रिलेटिव मोशन में यानी सापेक्षिक गति करती है, तो उस गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है। जब भी वो मोशन करती है उसके विरुद्ध एक बल कार्य करता है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही कोई वस्तु एक जगह स्थिर होती है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही कोई वस्तु चल पाती है। तो क्या है, बेसिकली फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ठीक है, मोशन को अपोज करता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी ऑपोजिट द मोशन, यानी जो गति है गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। अब आपका अगला प्रश्न है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, घर्षण को कम किया जा सकता है, यानी किसके प्रयोग से, डैश के प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, पहला है ऑयल, यानी तेल। दूसरा है ग्रीस, ठीक है। तीसरा है पाउडर, या चौथा ये सब। आपसे पूछा गया है कि किसका प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अब जब भी हम घर्षण को कम करने की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके स्नेहक होते हैं, लुब्रिकेंट जिसे आप कहते हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं तो उसकी जो सतह होती है उस पर पाउडर छिड़का जाता है। तो बेसिकली पाउडर क्या करता है, उसकी सतह पर बिखर जाता है। जितनी भी इरेगुलरिटीज होती है, अनियमितताएं होती हैं, वहां पे वो बैठ जाता है, जिससे वह जो सतह है उसे चिकनी कर देता है, और आपकी जो गोटियां होती है वो आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। इसी प्रकार से अगर हम ऑयल या ग्रीस की बात करें, तेल या ग्रीस की बात करें, तो तेल या ग्रीस का उपयोग हम मशीनों में करते हैं। मशीनों में क्या होता है कि जैसे कि आपके मशीन के पुर्जे हैं, ठीक है, इनके बीच में तेल या ग्रीस लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे लेयर जम जाती है, इसकी लेयर बन जाती है। लेयर बनने के कारण, ठीक है, लेयर जमने के कारण क्या होता है, जो इसके पुर्जे हैं वो आपस में टकराते नहीं है, आसानी से मूव कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। ठीक है, आसानी से गति कर पाते हैं, जिससे ही जो मशीन होती है, मशीन के जो पुर्जे हैं वो खराब नहीं होते या मशीन गर्म नहीं होती। ठीक है, तो इनका हम उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी और जो है ये सभी। यहाँ पे आपका आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, स्थैतिक घर्षण से कम है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी सर्पी घर्षण। दूसरा है
रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यानी लोटने घर्षण। तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी दोनों ए और बी और इनमें से कोई। तो आपसे क्या कहा गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या स्टैटिक घर्षण होता है उससे कम होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने 3 प्रकार के घर्षण पढ़े, ठीक है। एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा है? स्थैतिक घर्षण, दूसरा है आपका लोटनिक घर्षण जिसे आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, तीसरा है आपका सर्पी घर्षण। तो हम ये जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उन वस्तुओं पर लगता है जो एक जगह स्थिर होती है, स्थिर अवस्था में होती है। लोटनिक घर्षण जो है ऐसी वस्तुओं पर लगता है जो रोल करती है, ठीक है, गोल गोल घूमती है, जैसे पहिया हो, ठीक है। सर्पी घर्षण जो वस्तुएं चल रही होती है या स्लाइड करती हैं उन पे हमारा जो है सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। अब आप ये जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक वस्तु को स्थिर रखने में मदद करता है और ये बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इसको पार पाने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता हो। वहीं अगर हम बात करें सर्पी घर्षण की, तो सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि इस केस में वस्तु जो है गतिमान रहती है और उसकी गति को मेंटेन करना होता है, तो इसको पार पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती। वहीं जब हम लोटनी घर्षण की बात करते हैं तो लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, वस्तु गोल गोल घूम रही होती है और इसको पार पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम जो है बल की आवश्यकता होती है। तभी आपकी जो मेज होते हैं, आपने देखा होगा मेज या भारी भारी जो आपकी अलमारियां होती है उसके नीचे पहिए लगाए जाते हैं ताकि आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ठीक है। यानी लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी जो है दोनों ए और बी। नेक्स्ट है whenever the surface in contact tends to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play. जब भी संपर्क में आने वाली सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति या जो है गति करती है, ठीक है, तो घर्षण बल कम काम में आता है। यानी जब भी दो सतह आपस में मूव करती है, गति करती है, ठीक है, क्या करती है, मूव करती है, गति करती है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है यहाँ पे लगता है। अब आपसे पूछा गया है, इस पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, यानी घर्षण तभी लगता है जब वस्तुएं ठोस होती है। ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, तभी लगता है जब दोनों में से एक वस्तु जो है तरल हो। तीसरा ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसेस, तभी लगता है, सिर्फ तभी लगता है जब दो में से एक वस्तु गैस है। चौथा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द, यानी सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी में भी लग सकता है। केवल यदि वस्तुएं ठोस है, केवल तभी जब दो वस्तुओं में से एक तरल हो, केवल तभी जब दो वस्तुओं में से एक गैसीय हो, चाहे वस्तु ठोस तरल या गैसीय, ठीक है। तो आपको बताना है कि कब घर्षण बल लगता है। तो बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा, तो पहले हमने ठोस यानी सॉलिड्स की बात की थी कि जो दो सॉलिड थे वो आपस में कांटेक्ट में आए, उनके बीच में क्या हुआ, घर्षण लगा। इसके बाद हम जब फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तरल घर्षण पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था
तरल क्या होते हैं? आपकी वायु या जो आपकी गैस है, और पानी या जो वाटर है या लिक्विड है, ठीक है, जो तरल है, द्रव्य है। अब दोनों केसेस में हमने क्या देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब भी इनसे वस्तु मूव करती है, गति करती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यानी कि इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कोई वस्तु सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस बात पे निर्भर नहीं करता घर्षण। घर्षण सब में लगता है, यानी फ्रिक्शन सभी केसेस पे लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, चाहे वस्तुएं ठोस, तरल या गैसीय। अब आपका अगला क्वेश्चन है, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर सुटेबल। चाकू के ब्लेड को किसी सतह पर रगड़कर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। यानी आपके पास एक चाकू है, चाकू की आपको धार बनानी, ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है, सुटेबल है। पहला है आपके पास पत्थर, दूसरा है आपका प्लास्टिक ब्लॉक यानी प्लास्टिक का जो है टुकड़ा, तीसरा है वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा, चौथा है ग्लास ब्लॉक, कांच का टुकड़ा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सरफेस या कौन सी सतह सबसे अच्छी होती है, ताकि आप जो आपकी नाइफ है यानी कि जो आपका चाकू है उसकी धार को आप तेज करें, ठीक है। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो आपकी चाकू की धार है उसको ऐसी सरफेस पे रगड़ना पड़ेगा जो कि काफी ठोस हो, काफी अच्छे से जो सॉलिड हो, ताकि आसानी से जो है फ्रिक्शन लग पाए और आपकी जो ब्लेड है, चाकू की जो ब्लेड है वो पैनी हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, तो इन ऑप्शंस में से जो है सॉलिड कैसा है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, काफी ठोस होता है, काफी अच्छा जो होता है सख्त होता है। अब यहाँ पे अगर हम या पत्थर पे अगर हम किसी भी चाकू को रगड़ेंगे तो उसकी धार काफी पैनी हो जाएगी, इसलिए पत्थर जो है चाकू को रगड़ने के लिए, उसकी धार बनाने के लिए स्टोन यानी पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज लाइक अ। हवाई जहाज का आकार ऐसा होता है, कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया। पहला है डॉग, दूसरा है बर्ड, तीसरा है कार, चौथा है ऑल ऑफ। यानी पहला क्या है आपका डॉग है, दूसरा क्या है आपका पक्षी यानी बर्ड है, तीसरा कार है और चौथा यही सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है वो आपका हवा में उड़ता है, यानी गैस के बीच में चलता है। अब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो आपकी गैस है, गैस के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा, जो घर्षण लगेगा वो कम लगे। तो इसका आकार आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जो कि आपके चिड़िया से या जो आपकी बर्ड होती है उनके आकार से मिलता है, ठीक है, उनके आकार से मिलता है। और इसे इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो है हवा में या वायु में आराम से चले, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन ना लगे, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन से क्या होगा, घर्षण से क्या होगा, हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। इसलिए इसे एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है, एक विशिष्ट आकार दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी बर्ड, यानी पक्षी। अब आपका अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन इज, घर्षण है, पहला है आपका फोर यानी दुश्मन, दूसरा है फ्रेंड यानी दोस्त, तीसरा है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि घर्षण क्या होता है।
अगर हम घर्षण की बात करें तो घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, हम लिख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं या आपका जो कॉपी है उस पर लिख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो घर्षण है, घर्षण के कारण ही आपकी जो है लिखावट आ पाती है, आप आसानी से चल पाते हैं। अगर घर्षण ना हो तो आप फिसल जाए। इसी तरीके से घर्षण के कारण ही हम दौड़ पाते हैं, आसानी से अपने शरीर को रोक पाते हैं। ठीक, तो यानी कि घर्षण क्या है, हमारे एक फ्रेंड के रूप में या हमारे लिए लाभदायक, इसलिए ये हमारा क्या है, फ्रेंड है या दोस्त है या मित्र। अगर हम बात करें घर्षण की तो आपने देखा होगा कि घर्षण के कारण ही जो आपके जूते होते हैं, जूते की जो सोल होती है वो घिस जाती है, घिस के आपके जूते टूट जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मशीन, ठीक है, जो आपकी मशीनें होती हैं, मशीनों के पुर्जे जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण उनके बीच में घर्षण लगता है और घर्षण के कारण आपकी मशीन खराब हो जाती है या टूट जाती है। इसी तरीके से घर्षण के कारण ही आप जो है फिसलते हैं, जो है फिसल के क्या होता है, आपकी चोट लग सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें घर्षण की तो घर्षण के जो है घर्षण के कारण ही जैसे कि आपकी साइकिल होती है, साइकिल के पुर्जे भी खराब, यानी अगर हम घर्षण की बात करें तो घर्षण एक मित्र की तरह हमारे लिए लाभदायक भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है, जैसे कि एक दुश्मन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण है वो एक दोस्त भी है, मित्र भी है और एक दुश्मन भी है। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। अब आपका अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, द्रवों के कारण होने वाले घर्षण को कहते हैं। पहला है फोर्स यानी बल, दूसरा है प्रेशर यानी दाब, प्रेशर यानी दाब, तीसरा है फ्रिक्शन यानी घर्षण, चौथा है ड्रैग। ठीक है, ड्रैग। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम फ्लूइड में फ्रिक्शन या जो आपके तरल या द्रव्य होते हैं उनमें जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम उसे एक टर्म से जानते हैं जिसको हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ड्रैग। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन ये कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इसको जो है जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं उन्हें रिवाइज करना है, इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर को रीड भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अगले जो आपका चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।